थे इब्ने रुश्द, जिसको एवीरोस भी कहते हैं, इनका पॉलिटिकल थॉट पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस के अंदर सीएसएस में। तो आज हम इसको देखेंगे, इसका फिलॉसफी और रिलीजन के ऊपर की क्या डिबेट है। फिलॉसफी एंड रिलीजन। अब अगर हम इब्ने रुश्द की बात करें तो 8th सेंचुरी के अंदर क्या था कि जो मुतज़िलाइट थियोलॉजी थी, जिसे मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट था मुतज़िलाइट, जो कि वननेस ऑफ गॉड, ह्यूमन फ्रीडम के ऊपर बात करता है, फ्री विल के ऊपर बात करता है, तो ये जो फिलोसफी थी इसको इतना मतलब जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा ना, इसको पॉजिटिव नहीं देखा जाने लगा। ठीक है, मुतज़िलाइट। मुतज़िलाइट क्या होती है आपको बताया? मुतज़िलाइट, ठीक है, ये फ्री विल की बात करते हैं, ह्यूमन की फ्री विल और वननेस ऑफ गॉड ऊपर ये बात करते हैं, जो कि वननेस ऑफ गॉड जो कि ग्रीक फिलोसफी से ही समझ लीजिए वहाँ से ड्राइव है। तो इस फिलोसफी को या इस जो स्कूल ऑफ थॉट है मुतज़िलाइट, इसको काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया गया। एंटी फिलोसफिकल मूवमेंट्स आई ना इसके अगेंस्ट, एंटी फिलोसफिकल मूवमेंट्स। ठीक है, मतलब इसको इसकी जो फिलोसफी है इसके अगेंस्ट जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसमें हम्बलाइट्स थे और अशराइट्स थे। इसमें कौन थे? दो स्कूल ऑफ थॉट थे, एक हम्बलाइट्स जो फ़िक़्ह हम्बली को मानते थे, ठीक है, हम्बलाइट्स, और प्लस अशराइट्स। इन्होंने क्या किया, मुतज़िलाइट की जो फ़िलोसफी है या थियोलॉजी है या जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, हालांकि वहाँ पे उस फिलोसफी को मुतज़िलाइट को पॉलिटिकल सपोर्ट भी गेन था, ठीक है, अर्ली फिलोसफर्स का, लेकिन एंटी फिलोसफिकल जो मूवमेंट थी वो राइज हुई हम्बलाइट्स और अशराइट की। ये जो ग्रुप थे इनको पब्लिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिला। ये जो ख़ास तौर पर अशराइट था इसको काफ़ी ज़्यादा जो है इसने इन्फ्लुएंस किया पब्लिक को, ठीक है, इन्फ्लुएंस किया पब्लिक को, और इसको काफ़ी जो है वो पब्लिक जो है सपोर्ट मिला 10th और 11th सेंचुरी में। 10th और 11th सेंचुरी में इस चीज़ को मतलब अप्रिशिएट किया जाने लगा इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये कंजर्वेटिव एलिमेंट्स को जो है वो फ़रोग देते हैं। कंजर्वेटिव जो एलिमेंट हैं, जो ऑर्थोडॉक्स टाइप इन आइडियाज़ होते हैं, ये उनकी बात, क्योंकि ये फ्री विल के ऊपर बात करती, ये लिबरल टाइप समझ लें, ये लिबरल नहीं थे। तो 10 और 10th सेंचुरी में इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया लगा, ठीक है, और जो इसको डिसलाइक करता था उसे नॉन मुस्लिम कहा जाता था कि आप मुस्लिम ही नहीं हो। जो क्रिटिसाइज़ करता था इनको या डिसलाइक करता था उनको लेबल कर दिया जाता था कि यू आर नॉन मुस्लिम, ठीक है। तो इस हिसाब से इब्न रुश्द ने क्या किया, वो उन्होंने पॉलिटिकल डायनेस्टी को सर्व किया हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया और इनक्रेज किया फ़िलासफ़ी को कि आप फ़िलासफ़ी को स्टडी करें, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ कि उनके अगेंस्ट जो है वो मतलब जो लोग हैं वो उनके अगेंस्ट हो गए और उनको एग्ज़ाइल कर दिया गया, ठीक है। इब्न रुश्द को जिला वतन कर दिया गया, एग्ज़ाइल पे कर दिया गया, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने अपोलॉजी की, ठीक है, अपोलॉजी अपनी बुक के अंदर बताई, ठीक है, उन थियोलॉजी को जिन्होंने फ़िलोसफर को अनबिलीव किया हुआ था, मतलब उस हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को फिर समझ लें कि सही किया। तो इनकी मतलब अपने स्कूल ऑफ थॉट थे, जब इन्होंने फ़िलासफ़ी को ज़्यादा ही किया, मतलब डिस्कस किया, तो लोगों ने जो बाकी जो लोग थे जो ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने इनको एग्ज़ाइल पे कर दिया ठीक है। और ये सारी चीज़ें इस टाइम पे हुई कि उन्होंने एक्सप्लेन किया, मतलब अपोलॉजी इस हिसाब से थी कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो लोग फिलोसफर्स को अनबिलीव कहते हैं कि फ़िलोसफर जो है वो बिलीवर नहीं है, तो उस चीज़ को उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, फ़िलोसफर भी जो है वो बिलीवर्स हो सकते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने चीज़ को बताया। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने बताया कि जो डिमोन्स्ट्रेटिव ट्रुथ है या जो ट्रुथ है वो स्क्रिप्चर के कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। ट्रुथ कैन नॉट बी अगेंस्ट विद कुरान, ठीक है। मतलब कुरान बेसिकली क्या है, कुरान बेसिकली खुद एक अल्टीमेट ट्रुथ है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक ट्रुथ दूसरे ट्रुथ के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो जो फिलोसफी है, जो फिलोसफिकल जो ट्रुथ है वो कह रहे हैं कि वो कुरान के अगेंस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो फिलोसफी की जो नेचर है वो क्या है, सर्च ऑफ ट्रुथ, ठीक है, इसकी नेचर क्या है, सर्च फॉर ट्रुथ।
तो एक ट्रुथ, एक सच दूसरे सच की अगेंस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, स्क्रिप्चर का कन्फ्लिक्ट आ रहा है इस डेमोन्स्ट्रेटिव ट्रुथ के अंदर, तो जो ये कन्फ्लिक्ट है वो एपरेंट होगा, ठीक है। ये कि एपरेंट मतलब ये सिर्फ आपको लग रहा है, ये आपको ज़ाहिरी तौर पर है, असल में ये है कि अगर आप उसको डेप्थ में देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई पैराडॉक्स नहीं है, कोई इसमें कह सकते हैं कोई ऑपोजिशन नहीं है, ठीक है। फिलोसफी और स्क्रिप्चर जो है एक दूसरे के साथ डिसएग्री नहीं हो सकते, ठीक है। अगर इनको आप एलिगोरिकली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो है वो उस हिसाब से जो फिलोसफी है वो बेसिकली क्या स्क्रिप्चर की ही एक्सप्लेनेशन है। फ्रेंड्स उन्होंने बताया फिलोसफी और रिलीजन के हवाले से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने एग्जिस्टेंस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड्स, एग्जिस्टेंस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, इसके ऊपर क्या बात की वो हम देखते हैं। एग्जिस्टेंस एंड एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इब्न रुश्द जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपनी बुक थी डिसाइसिव ट्रीटीज, उसमें उन्होंने बताया डॉक्ट्राइन ऑफ गॉड, मतलब गॉड के हवाले से उनके एट्रीब्यूट्स और एग्जिस्टेंस के हवाले से उन्होंने डिस्कस किया। उनकी बुक थी अल-कशफ अल-मनहाज अल-अदिल्ला अल-अक़द अल-मिला, ये उनकी बुक का नाम है। आप सिंपली अल-कशफ अल-मनाहिज कह सकते हैं इसको, ठीक है। इस पर उन्होंने चीज़ें एग्जामिन की, रिलीजियस डॉक्ट्राइंस को बताया, और उन्होंने कहा कि जो डिफरेंट लॉ गिवर्स हैं, जो डिफरेंट आपके पास सेक्ट्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट जो कि हमने डिस्कस किया है, एक आपका मुतज़िलाइट है, एक अशराइट है, एक सूफ़ी है और एक लिटरलिस्ट है। ये जो सेक्ट्स हैं या इनको पहले स्कूल ऑफ थॉट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुतज़िलाइट, ठीक है, मुतज़िलाइट, अशराइट, इसके अलावा सूफ़ी और उसके अलावा जो है लिटरलिस्ट, ठीक है। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो सेक्ट्स हैं, इन्होंने बेसिकली क्या किया है, स्क्रिप्चर्स को डिस्टॉर्ट किया है और इन्होंने इनोवेटिव डॉक्ट्राइंस दिए हैं। मीन्स कि उनके जो आइडियाज़ हैं इस्लाम से कंपैटिबल नहीं है, इनके आइडियाज़ आर नॉट कंपैटिबल विद इस्लाम, ठीक है। वो इस्लाम के अगेंस्ट है इनके आइडियाज़ है, थॉट्स, ये उन्होंने उसको बात की। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है या सेक्ट्स हैं, ये चार, इनकी जो इंटरप्रिटेशन है, इनके जो आइडियाज़ हैं, ये हार्मफुल हैं पब्लिक के लिए और ये इरोनियस हैं, ये ठीक नहीं है। इन सब को उन्होंने डिसमिस कर दिया। इन्होंने जो डिफरेंट सेक्ट्स के जो जो इन्होंने आर्गूमेंट्स पेश किए हैं गॉड की एग्जिस्टेंस के हवाले से, गॉड की एट्रीब्यूट्स उसकी सिफात के हवाले से, वो बिल्कुल ही जो है वो कंपैटिबल नहीं है, बिल्कुल ही सही नहीं है। इन्होंने बल्कि कहा कि बेसिकली दो आर्गूमेंट्स हैं जिसको अगर आपने फॉलो करने भी हैं तो खुदा की एग्जिस्टेंस के हवाले से दो चीज़ें हैं, ठीक है। और वो दोनों चीज़ें जो हैं, एक है प्रोवाइडेंस है, ठीक है, और एक है इन्वेंशन, अगर हम डिस्कस करेंगे इन्वेंशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दो आर्गूमेंट्स हैं जिसको अगर आपने अडहेयर करना है, फॉलो करना है, तो ये दो आप कर सकते हैं। और ये दोनों आर्गूमेंट्स कुरान मजीद के अंदर जो है वो अवेलेबल है। उन्होंने एग्जांपल दी सूरह की, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 और सूरत नंबर जो है 78 और आयत नंबर 6 to 16 उन्होंने रेफरेंस दिया कि कुरान मजीद के अंदर ये दोनों आर्गूमेंट्स, अगर आपने खुदा के एग्जिस्टेंस को, अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स को अंडरस्टैंड करना है, तो आप कुरान मजीद में जो आर्गूमेंट दिए हुए हैं, कुरान मजीद में जो उसको थॉट दिया हुआ है, आप उसको अंडरस्टैंड करके आप देख सकते हैं। तो एक मैंने कहा कि दो जो थे वो आर्गूमेंट थे कुरान मजीद के अंदर जो उन्होंने बताए, एक आपके पास प्रोवाइडेंस है, एक का नाम प्रोवाइडेंस और एक का नाम है इन्वेंशन। ये दो आर्गूमेंट उन्होंने कहा कि कुरान मजीद के अंदर है। जो प्रोवाइडेंस है उसमें क्या है कि आप जो हो हर चीज़ को यूनिवर्स के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। वन कैन ऑब्जर्व एवरीथिंग इन द यूनिवर्स सर्व द पर्पस फॉर ह्यूमैनिटी, कि सारी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए बनाई गई हैं। जो पूरा यूनिवर्स है वो किसके लिए है, ह्यूमैनिटी के लिए। तो अल्लाह कहते हैं ना कि मैंने सारी चीज़ें, सारा यूनिवर्स कायनात मैंने तुम्हारे लिए बनाया और तुमको मैंने अपने लिए बनाया। तो इसमें वो बताते हैं प्रोवाइडर्स में कि पूरा यूनिवर्स है वो सबऑर्डिनेट है टू ह्यूमैनिटी, टू द पीपल, टू द मीन्स ह्यूमंस। और इसमें बताते हैं कि जैसे कि सन ले लें, मून ले लें, अर्थ ले लें, सूरज, चांद, ज़मीन, वेदर, ये सारे जो हैं एग्जांपल्स हैं कि किस तरह इनको ह्यूमंस के लिए कंडीशन कर दिया गया है कि आप जो है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए जो है वो उस हिसाब से मूव करें। तो ह्यूमंस के लिए इनको कंडीशन कर देगा। अगर कंडीशन ना किया होता तो आपको पता है कि सूरज नज़दीक होता, वो ज़्यादा दूर होता, तो ह्यूमन का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं था। मीन्स कि सारी जो चीज़ें ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज एक स्पेसिफिक कंडीशन में, एक स्पेसिफिक लॉज को फॉलो करते हुए ह्यूमंस के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्स है उसको फाइनली ट्यून किया गया है, मीन्स कि उसको
फाइनली जो है वो क्रिएट किया गया ताकि वो ह्यूमंस को के लिए फेवरेबल हो। तो ये अल्लाह ताला ने इस चीज़ को क्रिएट किया, अगर ये ना होता तो फिर इंसान का सर्वाइवल नहीं होना था। तो ये हो गया प्रोवाइडर्स का। नेक्स्ट है इन्वेंशन। इन्वेंशन में वो बताते हैं कि सेकंड जो आर्गूमेंट है इन्वेंशन का वो ये है कि आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड अपेयर्स टू हैव बीन इन्वेंटेड, कि जो वर्ल्ड है दुनिया है इसको इन्वेंट किया गया है। ठीक है, ये खुद ब खुद नहीं आ गया, इसको याद किया। जैसे एक चीज़ का क्रिएटर होता है ना, किसी चीज़ को क्रिएट करने वाला, जैसे मोबाइल है, ये मार्कर है। इसी तरह जो वर्ल्ड है, जो ज़मीन है, जो यूनिवर्स है, इसका कोई क्रिएटर है, इसको इन्वेंट किया गया है। प्लांट्स की एग्जांपल लें या एनिमल्स लें, ठीक है, तो उनके एक कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स कि अगर आप एग्जांपल लें तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन देखें या इनकी जो ग्रोथ है एक स्पेसिफिक डिज़ाइन के तौर पर उनको बनाया गया, स्पेसिफिक उनके एक डिज़ाइन है, एक स्पेसिफिक पैटर्न है और इस चीज़ की सारी चीज़ें हैं। तो अगर डिज़ाइन बनाया गया इट मीन्स कि डिज़ाइनर भी होगा, किसने डिज़ाइन किया है तो वो होगा ना, तो दैट इज़ द गॉड। इस हिसाब से उन्होंने जो है गॉड की एग्जिस्टेंस को और एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये था एग्जिस्टेंस के हवाले से ना, ये क्या आर्गूमेंट समझ एग्जिस्टेंस के हवाले से, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। अब इसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर उन्होंने क्या बात की वो देखते हैं। एट्रीब्यूट्स पे इब्न रुश्द क्या कहते हैं कि जैसे उस टाइम पे जो थियोलॉजियन मान भी रहे थे, इसके ऊपर एग्री भी थे कि जो देयर आर 7 डिवाइन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कि जो 7 जो हैं डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जैसे जो जैसे ह्यूमन के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं उसी तरह से एनालॉगस जो है, उसी तरह जो है ह्यूमंस के अंदर जैसे आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं इसी तरह गॉड के भी एट्रीब्यूट्स हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, क्योंकि जो सिफात है वो कुछ एक लिमिटेड जो एट्रीब्यूट्स तो इंसान के अंदर है लिमिटेड। जैसे कि आपके पास नॉलेज है, ये एक सिफ्त है नॉलेज रखना। इसके बाद लाइफ है, पावर है, ठीक है, विल है, उसके बाद हेयरिंग है, विजन है और स्पीच है। अब जैसे इंसान जो है उसके पास ये 7 खूबियां हैं कि वो बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, उसकी विल है, उसकी पावर है, उसके पास लाइफ है, नॉलेज है। तो यही एट्रीब्यूट्स अल्लाह ताला के पास भी हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट ऑफ नॉलेज ऑक्यूपाइड मच स्पेस इन हिज राइटिंग ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, कि अगर आप उनके एट्रीब्यूट्स को देखें अल्लाह ताला के तो वो उनकी राइटिंग में नज़र आपको आएगा कि जैसे अगर आप लिख सकते हो, आप बोल सकते हो, आपके पास ये क्वालिटीज़ हैं, इस तरह अल्लाह ताला के पास भी एट्रीब्यूट्स जो कि अनलिमिटेड है। आपके पास लिमिटेड है लेकिन अल्लाह ताला के पास अनलिमिटेड है। तो इब्न रुश्द जो है वो कहते हैं कि जो फिलोसफर अल्लाह ताला को डिनाई करते हैं, जो कि गॉड के नॉलेज को डिनाई करते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, एरर पे हैं, वो बेसिकली गलत हैं। कुछ फिलोसफर थे ना उस टाइम, ग्रीक ले लें या बाकी ले लें, तो वो जो थे वो जो गॉड का एग्जिस्टेंस था उसको डिनाई करते थे। लेकिन इब्न रुश्द कहते हैं कि वो अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है और उसके कुछ पर्टिकुलर्स हैं और वही कोज है हर चीज़ का, उसी ने ही हर चीज़ को बनाई है, उसी वजह से ही सब कुछ चल रहा है। तो ये था उनका एट्रीब्यूट्स और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उन्होंने बात की है ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर, लेकिन ये वीडियो लेंथी हो रही है तो हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।